तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी दृश्यम 2 को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नशीला पदार्थ सप्लाई करने का काम करता था। वो एक सीनियर गुंडे को पैसों के बदले नशीला पदार्थ देते हुए कहता है कि अब वो ये काम छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। ये बात उस गुंडे को पसंद नहीं आती और वो पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। पैसों के चक्कर में उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से डेविड द्वारा गोली उस गुंडे को लग जाती है और वो तुरंत ही मारा जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो डेविड उनसे बचने के लिए भाग निकलता है और एक जगह पहुंचकर देखता है कि कोई आदमी गड्ढा खोदकर कुछ गाड़ रहा है। वो आदमी था विजय सलगांवकर, जो कि साहिल की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ रहा था। और ये सब डेविड देख लेता है, लेकिन उस समय उसे अपनी जान प्यारी थी तो वो पतली गली पकड़ के निकल जाता है। डेविड घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से फरार होने की तैयारी करने लगता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के लेके चली जाती है। अब यहाँ से कहानी 7 साल आगे बढ़ती है और हम विजय को देखते हैं, जिसने कि अब केबल टीवी बिजनेस के साथ साथ मूवी थिएटर का भी बिजनेस शुरू कर दिया था, क्योंकि हमेशा से ही उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। विजय अपनी पत्नी नंदनी और अपनी 2 बेटियां अंजू और अन्नू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था और उसकी लाइफ एकदम अच्छे से कट रही थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा होता है, जिसे देखकर विजय की पत्नी नंदनी को अच्छा नहीं लगता तो वो विजय के साथ उन्हें रोकने निकल पड़ती हैं। यहाँ पता चलता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली जेनी को उनका पति दारू पीकर रोज मारता है और कुछ काम धंधा करने के बजाय बस अपनी बीवी से दारू पीने का पैसा मांगता रहता है। विजय जेनी को सलाह देता है कि वो अपने पति की कंप्लेन पुलिस में कर दे, नहीं तो वो रोज ऐसे ही मारता रहेगा। भले ही उस हादसे को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी हर जगह लोग विजय को शक की निगाह से ही देखते थे और पीठ पीछे बातें बनाते रहते कि इसने ही उस लड़के का खून किया और कहीं गाड़ दिया। यानी कि इतना समय बीतने के बाद विजय तो आगे बढ़ गया था, लेकिन आसपास के लोग ऐसी बातें बनाकर उसके परिवार को वो हादसा भूलने नहीं देते थे। अब हम देखते हैं कि विजय से मिलने के लिए सैम के पिता आते हैं, जो कि विजय से विनती करते हैं कि सैम की बॉडी कहाँ है वो बता दें ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दरअसल सैम के माता पिता लंदन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हर साल सैम के जन्मदिन पर वो भारत आके उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराते थे। और पिताजी भावनाओं में बहकर विजय से मिलने आ गए थे, इस उम्मीद में कि वो उन्हें सैम की बॉडी दे देगा, पर विजय इस बारे में कुछ बोले बिना उन्हें दोबारा मिलने से भी मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि विजय मुराद अली नाम के राइटर से मिलता है, जो कि फिल्मों को लिखने का काम करता था। विजय का हमेशा से एक सपना था कि वो एक फिल्म बनाए और उसके पास एक दमदार कहानी थी भी, इसलिए उसने मुराद से मिलकर उस कहानी को लिखने का सोच लिया था। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन विजय को उसकी एंडिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिल्म की नई एंडिंग लिखने के सिलसिले में उनसे मिलने आया था। विजय ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर मूवी थिएटर शुरू किया था और वो जमीन जो बेची थी वहाँ जेनी और उसका दारूबाज पति रहता था। अब विजय एक आदमी से मिलने जाता है जो कि कब्रिस्तान में काम करता था और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो विजय उसकी पैसों से बहुत मदद करता था, पर वो उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों था ये हमें बताया नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि डेविड जो कि जेल गया था वो अब छूट जाता है और सीधा अपने परिवार से मिलने जाता है। डेविड के जाने के बाद उसकी पत्नी किसी तरह बस गुजारा कर रही थी और उसकी ये हालत देखकर डेविड ठान लेता है कि उसने ही सब खराब किया था तो वही सब सही करेगा। अब हम देखते हैं कि सैम के घर में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा चल रही होती है, पर सैम की माँ को अभी भी शांति नहीं मिली थी और विजय के परिवार के प्रति अभी भी उनके अंदर गुस्सा ही भरा हुआ था और वो चाहती थी कि उसके परिवार को सैम को मारने के लिए सजा मिले। अब विजय अपने एक मित्र से मिलने जाता है जो कि विजय की फिल्म में काम करने वाला था और दोनों जाम लड़ाते हुए गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं और उनकी आपस में काफी अच्छे से बनती थी। उसका दोस्त उससे सवाल करता है कि क्या हो अगर तुम्हारी फिल्म की कहानी चोरी हो जाए, तो इस पर विजय कहता है कि मैंने किताब लिखकर अपनी कहानी का कॉपीराइट ले लिया है, तो अब मेरी कहानी कोई नहीं चुरा सकता और फिल्म तो बनकर रहेगी। हम देखते हैं कि जेनी और नंदनी साथ में बैठे होते हैं और जेनी अपना दुख नंदनी को बता रही होती है। इसी बीच अंजू की शादी की बात चलती
जाती है तो जेनी कहती है कि लोगों में ये बात फैली हुई है कि अंजू का सैम के साथ चक्कर चल रहा था और इन दोनों को कुछ गलत हालत में विजय ने देख लिया, इसलिए विजय ने उस लड़के को मार डाला। ये सारी बातें सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो सभी चीजें बोलने लग जाती हैं जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी, पर जब उसे ध्यान आता है तो वो तुरंत ही रुक जाती है। अब अगले दिन घर में पुलिस आ जाती है जिसे देखकर पूरा परिवार खौफ में आ जाता है कि अब पुलिस क्यों आई है, पर विजय घबराने के बजाय एकदम शांत होकर सभी को समझाता है कि कुछ भी हो जाए हमें एकदम नॉर्मल रहना है। तभी यहाँ पता चलता है कि पुलिस उनके लिए नहीं बल्कि जेनी के लिए आई है क्योंकि उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। थोड़ा बहुत समझाने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब जेनी का पति विजय से और खुन्नस खा जाता है। 7 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से अंजू को अटैक आना शुरू हो गए थे जिसमें कि उसे डर के मारे दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। तो आज पुलिस को घर में आता देख वो डर फिर से वापस आ गया था और उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेविड चाय वाली दुकान के मालिक से कुछ काम पाने के लिए पूछता है तो मालिक विजय से कांटेक्ट करने को कह देता है, ये कहकर कि वो तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब यहाँ पर डेविड और विजय की मुलाकात होती है, पर डेविड को उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आता कि उसने उसको पहले भी कहीं देखा है। विजय अक्सर अपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत करते हुए मदिरा पान करना पसंद करता था। वहीं नंदिनी अक्सर जेनी के साथ बैठकर बातचीत किया करती थी और उनमें भी काफी बनने लगी थी। अब हम आईजी ऑफिसर तरुण को देखते हैं जो कि अब सैम के मर्डर केस को हैंडल कर रहे थे और वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर गायटोंडे को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि वही था जिसकी सारी बातें सही थी। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सैम की माँ मीरा देशमुख के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है और एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि जेनी और उसका पति कोई आम नागरिक नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर हैं और वो बस विजय के पड़ोसी बनकर रह रहे थे ताकि उनकी जासूसी करके जानकारी इकट्ठा कर सकें। ये सारा प्लान तरुण और मीरा का था और उन्होंने विजय के घर में हर जगह रिकॉर्डिंग माइक लगवा दिए थे ताकि उस केस से जुड़ी कुछ भी बात हो तो उन्हें पता चल सके और जेनी नंदिनी से बात करते वक्त सारी बातें रिकॉर्ड करती थी। उन्हें रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहीं और शिफ्ट किया था। तो अब तरुण अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए पता लगाने लग जाता है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां बॉडी गड़ी हुई है। अब पुलिस फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है, पर काफी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि आईजी ऑफिसर सीधा विजय के घर पहुंच जाता है और तब घर में मौजूद सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि अचानक से एक आईजी ऑफिसर का घर आना मतलब कि मुसीबत ने दस्तक दे दी है। तरुण बड़े आराम से सभी से बातें करते हुए घुमा फिराकर अपनी बात कह जाता है कि अब तक जो वो शांति से जी रहे थे आने वाले समय में वो शांति भंग होने वाली है। उस वक्त विजय घर पे नहीं था, पर जब वो घर आता है तो नंदिनी घबराते हुए उसे सब कुछ बताती है और पूछती है कि आखिर तुमने उसकी बॉडी छुपाई कहाँ है, क्योंकि जब भी पता चलता है कि पुलिस कहीं खुदाई कर रही है तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। नंदिनी की हालत देखकर काफी सोचने के बाद विजय तब भी नहीं पिघलता और उसे नहीं बताता कि बॉडी कहाँ है, क्योंकि किसी और को ये बात ना पता चलना ही उसके परिवार को सुरक्षित रख सकता था। अब हम देखते हैं कि आसपास के लोगों की बातचीत से डेविड को खबर मिलती है कि विजय के ऊपर खून करने का केस चल रहा है। तो अब जाकर उसे याद आता है कि 7 साल पहले उसने विजय को कुछ गाड़ते हुए देखा था, तो शायद खून करने के बाद वो वहाँ लाश गाड़ रहा था। पुलिस ने विजय से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा था और उस वक्त डेविड को पैसों की जरूरत थी भी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है वो राज बताने के लिए जो सिर्फ उसने देखा था। 5 लाख लेने के बजाय वो 25 लाख रुपए सैम की फैमिली से लेता है और बता देता है कि इस पुलिस स्टेशन में जहां आप खड़े हैं वहीं पर विजय ने बॉडी गाड़ी थी। ये सुनकर सभी लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं कि अब तक ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई और किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी वो कर सकता था। अब बिना किसी को भनक लगे पुलिस स्टेशन के अंदर खुदाई का काम चालू हो जाता है और उधर विजय को इधर उधर से खबर मिल जाती है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। इतने सालों में अब जाकर उसके चेहरे पर घबराहट देखने को मिलती है और वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे के जरिए वहाँ की सारी हरकत देखने में लग जाता है। वो देखता है कि सैम की बॉडी जो कि कंकाल बन चुकी थी वो उनके हाथ लग गई है और अब सबूत के तौर पर टेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। अब इतना सब होने के बाद तरुण कोर्ट की तरफ से परमिशन लेकर सवाल जवाब करने के लिए विजय के पूरे परिवार को हिरासत में ले लेता है। तरुण विजय के सामने उसके परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि विजय सब सच बोल दे। विजय सब कुछ सह सकता था पर अपने परिवार को इस तरह दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए वो सारा सच बताने को तैयार हो जाता है। विजय कन्फेस करता है कि उसने ही सैम को मारा था और उसके परिवार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। यहाँ विजय उस बात को मेंशन नहीं करता कि सैम ने उसकी बेटी के साथ क्या किया था और उसे मारने की असली वजह भी
नहीं बताता, बल्कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि जो भी किया सब उसने ही किया। मुराद अली को जब टीवी के जरिए विजय के बारे में पता चलता है तो वो सीधे तरुण और सैम की फैमिली से मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ पता था जो उनका जानना जरूरी था। वो बताते हैं कि वो विजय से 2016 में मिले थे और उसने अपना नाम विजय सलगांवकर नहीं बल्कि विजय गोडबोले बताया था। उसके पास एक कहानी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहता था, तो मैंने उसकी कहानी सुनी और वो वाकई में दमदार थी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लिखना शुरू किया, पर उसने एक शर्त रखी कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार नहीं हो जाती तब तक हम फिल्म बनाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सभी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राम नाम का मिडिल क्लास आदमी है जिसका यतिन नाम का एक बेटा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक रात यतिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है तो वहाँ नशे में धुत एक लड़का उसकी महिला मित्र से बदतमीजी करने लग जाता है। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था बल्कि बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। लाख समझाने के बाद भी वो लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो यतिन उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतिन का पीछा करता है और उनमें फिर हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से यतिन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। उसके पिता राम जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा बदहवासी की हालत में लाश के पास बैठे रो रहा है। राम जानता था कि वो लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है, तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो यतिन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम ने बहुत सोचा और फिर उसे याद आया कि उस बिल्डर की एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो उसने उसके बेटे की बॉडी उसी बिल्डिंग में गाड़ दी। राम अच्छी तरह से जानता था कि एक ना एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ ही लेगी, इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपने खिलाफ ही सबूत इकट्ठा करने लगता है। और फिर इसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स है जिसमें कि राम पकड़ा जाता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। हम दोनों ही इस फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे, इसलिए फिल्म अभी तक बन नहीं पाई और उसे डर था कि कहीं कहानी चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने उस कहानी को किताब के रूप में पब्लिश करवा दिया। बात यहाँ पर यह है कि वो किताब विजय के नाम पे नहीं मेरे नाम पे छपी थी और उसका सारा प्रोसेस मेरे ही नाम पे हुआ था। उधर हम देखते हैं कि विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो अपने दिए हुए कन्फेशन को नकारते हुए कहता है कि ये पुलिस द्वारा जबरदस्ती मुझसे बुलवाया गया है। विजय की वकील कोर्ट में दृश्यम नाम की एक किताब पेश करती है और कहती है कि पुलिस ने सारी कहानी इस किताब से चुराई है और वही कहानी विजय से बुलवाई है। अब जाकर यहाँ पर समझ आता है कि विजय कितना ज्यादा चालाक इंसान है कि वो इतने सालों से शांत नहीं बैठा था बल्कि उसकी आगे की प्लानिंग चल रही थी और उसने ये किताब इसलिए छपवाई थी ताकि वक्त आने पर वो उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। मुराद अली बताते हैं कि विजय ने मुझसे जानकारी ली कि अगर बॉडी मिल जाए तो उसके बाद पुलिस द्वारा क्या प्रोसेस होता है, तो मैंने सारी जानकारी दी जिसके हिसाब से उसने नई एंडिंग बनाई, पर वो इतनी ज्यादा रिस्की थी कि हमने उसे खारिज कर दिया। अब कोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आती है कि पुलिस स्टेशन में जो कंकाल मिला था वो सैम का है ही नहीं। मुराद अली फिल्म की एंडिंग सुनाते हुए बताते हैं कि हीरो को पता था कि पुलिस को लाश कभी न कभी तो मिल ही जाएगी, इसलिए उसने तब से ही अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया। ये फिल्म की कहानी तो है, पर जो फिल्म की कहानी है वही विजय की सच्चाई भी है, तो इसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विजय की कहानी समझिएगा। विजय उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र 17 साल हो और बिल्कुल सैम की कद काठी का हो, जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। एक दिन उसकी तलाश खत्म हो जाती है क्योंकि उसे सेम वैसी ही बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसके परिवार द्वारा वो एक कब्रिस्तान में दफना दी गई थी। जो इंसान कब्रिस्तान की देखभाल करता था विजय उससे जाकर मिलता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, और ये वही इंसान था जिसे हमने पहले देखा था। विजय को उसकी कमजोरी का पता चल जाता है कि वो बहुत गरीब है, तो वो पैसे देकर उसकी हर तरह से मदद करने लग जाता है। विजय ने बॉडी को कंकाल बनने तक का इंतजार किया और तब तक उस आदमी का भरोसा जीता, और सही वक्त आने पर उसने अपनी जरूरत आदमी को बता दी। विजय ने उस आदमी के लिए इतना सब किया था कि वो मना नहीं कर पाया और उस लड़के के कंकाल को निकाल के विजय को दे दिया। इसी बीच विजय ने यह भी पता लगा लिया कि अगर पुलिस को बॉडी मिल गई तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। बॉडी मिलने के बाद पुलिस बॉडी को मेडिकल कॉलेज ले जाएगी और वहाँ उसकी जांच की जाएगी कि उसका जेंडर क्या है और वो कैसे मरा। फिर ये सभी जानकारी मिलने के बाद उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। विजय ये पता कर लेता है कि उसके शहर में ये सभी चीजें कहाँ होती हैं और फिर उसी जगह के वॉचमैन से दोस्ती कर लेता है, और ये वही इंसान था जिसके साथ विजय जाम लड़ाया करता था। उसने उससे दोस्ती ही इसलिए की थी ताकि सही वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। जब कंकाल मेडिकल कॉलेज में आ जाता है तो उसी दिन विजय वॉचमैन वाले दोस्त से वहीं पर पार्टी करने को कहता है और खूब दारू पिलाकर उसे टल्ली कर देता है। फिर उसके बाद वो सैम के कंकाल को उस लड़के के कंकाल से बदली कर देता है जो कब्रिस्तान से निकाल कर लाया था, और फिर यहीं पर से पूरा पासा पलट जाता है और टेस्ट में
ये निकल के सामने आया कि वो कंकाल सैम का है ही नहीं। जो कन्फेशन पुलिस ने विजय से करवाया था वो ये साबित होता है कि उससे एक किताब की कहानी बुलवाई गई है, और जो इकलौता सबूत था यानी कि सैम की बॉडी, उससे भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो सैम की ही बॉडी है। तो यहाँ पर कोर्ट विजय को रिहा कर देती है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लोग थिएटर में मूवी देख रहे थे उनका भी। विजय जब कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो सैम के माता पिता बाहर ही खड़े होते हैं, तो वो उनसे नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि भले ही वो कितनी भी सफाई दे दे पर वही जानता था कि उन पर क्या बीत रही होगी। अब हम देखते हैं कि विजय सैम के कंकाल को एसिड से जला देता है और फिर उसकी राख की अस्थियां बनाकर एक चिट्ठी के साथ सैम के घर में छोड़ देता है। चिट्ठी में लिखा था कि आपने जो मांगा था वो मैंने आपको दे दिया है, पर आपसे एक विनती है कि आप मेरे परिवार से दूर रहिएगा। अब हम देखते हैं कि सैम के माता पिता विधि के हिसाब से सैम की अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सैम के पिता उसकी माँ को समझाते हैं कि जो होना था हो गया, पर अब हमें रुकना होगा और जो हुआ उसे भूलना होगा। मेरा कोई भी जवाब नहीं देती, बस रोने लग जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय दूर खड़े उन दोनों को देख रहा है, जिसका मतलब कि उनको लग रहा था कि वो विजय पर नजर रख रहे हैं, पर असलियत तो ये थी कि विजय उनसे 2 कदम आगे था और वो उन पर नजरें रखे हुए था। अब विजय की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लग जाता है। विजय मन में बात करते हुए हमें बताता है कि हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है, एक जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो जो इन दोनों के बीच वो अपने लिए बनाता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली ही वो दुनिया है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे कोई मुझे मतलबी कहे या खुदगर्ज। और फिर गहराई से भरे इस दमदार डायलॉग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, और जब ये खुलासा हुआ कि विजय ने वो किताब जो लिखी थी वो ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े प्लान के हिसाब से लिखी थी, तो सभी के होश उड़ गए थे। जब विजय को हिरासत में लिया गया और उसने बयान दे दिया तो उसके बाद बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होगा, और अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही था कि विजय कैसे बचेगा। तो वो सस्पेंस जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से क्लाइमैक्स और भी ज्यादा बेहतरीन निकल के सामने आया और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इस मूवी को लेकर सबसे पहले यही चर्चा होती है कि ये फिल्म 2021 में आई मलयालम फिल्म दृश्यम 2 की रीमेक है। अजय सर की दृश्यम 1 भी रीमेक ही थी, पर लोगों ने उसे बेहद पसंद किया और फिल्म हिट साबित हुई। असल बात यह है कि जब दृश्यम 1 आई थी यानी कि 2015 में, तो तब लोगों के हाथ इतनी भयंकर इंटरनेट सेवा नहीं थी जितने की अभी है, तो बहुत कम लोगों को जानकारी मिल पाती थी कि कौन सी फिल्म रीमेक है और कौन सी ओरिजिनल। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने देखा तो लोगों को पसंद आई और फिर ये फिल्म लोगों के दिमाग में छप गई। इसलिए ये जानते हुए भी कि दृश्यम 2 रीमेक है फिर भी लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि सभी का दृश्यम 1 से कनेक्शन बन गया है और लोगों को सभी कलाकारों की एक्टिंग भी पसंद आई थी, खासकर अजय सर की। तो यही कुछ वजह है कि लोग दृश्यम 2 को रीमेक कहने के बजाय उसे देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ओरिजिनल वाली देख रखी होगी तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म देखने पर उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने सारा सस्पेंस तो खुल ही चुका है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है और सिर्फ अजय सर की दृश्यम 1 देख रखी है तो इसे आप देखने जा सकते हैं। वैसे तो आपने मेरे जरिए इसकी कहानी सुन ली है तो आपको मजा नहीं आएगा, पर अगर आप अपने महिला मित्र या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और उसमें कुछ ज्यादा भौकाली देखने नहीं मिलता। मूवी सेकंड हाफ में ही जोर पकड़ती है, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा बोर हो जाएं। फिल्म का असली मजा फिल्म के आखिरी आधे घंटे में है, तो उस मजे को पाने के लिए आपको अंत तक रुकना ही पड़ेगा। दृश्यम 1 की इस तरह से एंडिंग लिखी गई थी कि लगा नहीं था कि कहानी आगे बढ़ेगी, पर इसका सेकंड पार्ट आ गया और काफी अच्छे से लिखा गया है, और अब ये कह पाना मुश्किल है कि इसका थर्ड पार्ट आएगा या नहीं। वैसे राइटर ने जब इसे लिख लिया तो घुमा फिरा के कैसे भी थर्ड पार्ट भी लिख सकता है, पर यहाँ ये गलती भी हो सकती है कि कहानी खराब मोड़ ले ले और फिर पूरा मजा ही खराब हो जाए। तो बेहतर होगा कि कुछ चीजों को रोक देना चाहिए ताकि वो अच्छी बनी रहे, या फिर जो अच्छा है उससे और बेहतर लाने की कोशिश की जाए तभी सही है, वरना फिर जितनी अच्छी अभी ये फिल्म है फिर उतनी ही बुरी बन जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अजय सर की नशीली आंखें और उनकी भारी आवाज ही काफी होती है किसी सीन में जान डालने के लिए, तो उन्होंने पहले की तरह अभी भी अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। यहाँ पर नई एंट्री हुई है अक्षय खन्ना की, जिन्होंने आईजी ऑफिसर तरुण का रोल निभाया है, और हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं और अपने रोल को काफी अच्छे से निभाते हैं, तो उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। वहीं तब्बू, श्रेया
सरन और बाकी सभी कलाकारों ने काफी अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग सही देखने को मिलती है। ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है तो उम्मीद है कि ये अपने बजट से भी ज्यादा कमाई कर ले जाएगी। इस फिल्म के जरिए यहाँ पर एक बात समझने मिलती है कि आप भले ही कितने ही शातिर हो, आप किसी चीज या बात को छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो तो वो कैसे भी करके किसी न किसी दिन बाहर आ ही जाता है। कुछ लोगों को ओरिजिनल फिल्म ज्यादा सही लगेगी और कुछ लोगों को ये वाली फिल्म। मैंने ओरिजिनल नहीं देखी क्योंकि मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए थे और मैंने पहले भी नहीं देखी थी तो सोचा अब यही देखेंगे क्योंकि अटैचमेंट तो इससे ही था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही इसका रीमेक बना है, इससे पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में भी दृश्यम का रीमेक बन चुका है। तो इस फिल्म के लिए एक ही इंडस्ट्री को रीमेक का ठप्पा देना सही तो नहीं रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि विजय जो कर रहा है वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो इतना कुछ कर जाए कि अगली फिल्म का वही विलन बन जाए? आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन दृश्यम 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।